नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। और हमारा एमसीक्यू का जो सेशन चल रहा है उसमें हमने कल मौलिक अधिकार किया था। मौलिक अधिकार के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ तक का क्वेश्चन हो गया था अपना? कल पूरा नहीं किया था हम लोगों ने ना, क्वेश्चन 16 या 17 तक किया था शायद भारत के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कल कर चुके थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। चलिए, कुछ तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था पहले, तो वो आप थोड़ा तो देख ही लिए होंगे, याद भी होगा आपको। तो आगे के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। कल कुछ मिस्टेक्स थे, उसे आज हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया गया है, ठीक है। ये है, ये तो हो गया था ना अपना। हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता ये हो चुका था। क्या था प्रेस की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19A का 1 है ना। 19A का 1 था, वो क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता था। साकल पेपर वर्सेस भारत सरकार जो है 1962 का, उसके तहत ये प्रेस की स्वतंत्रता आया था। कौन से आर्टिकल में लिए थे इसको? आर्टिकल 19A का 1, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा क्वेश्चन। बहुत सारे मौलिक अधिकार में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि काफ़ी डीप में है, और इसको हमारे जो जितने भी ये मतलब हमारे जो संविधान है उसकी आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को कहा गया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरा मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान की आत्मा है ना। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? आत्मा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहते हैं? चेतना कह के मतलब उसको संबोधित किया गया है, ठीक है। तो चलिए, इसको करते हैं अपन। ये सेट कर लेने दीजिए एक बार, ठीक है। तो क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ठीक है। झंडे को फहराना, अब ये तो बहुत कॉमन लग रहा है देख के, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले किसी को भी ये परमिशन नहीं था। सिर्फ जो सरकारी दफ्तर है वहां पे ही सिर्फ हम झंडे को फहरा सकते थे। बाकी कहीं पे भी जो अपने घर के ऊपर हम लगा लिए, या कहीं भी फ्लैग लेके जा रहे हैं, स्कूल में लेके जा रहे हैं, ऐसे फ्लैग्स को लेके जाना ये परमिशन नहीं था, ठीक है। ये बैन था, ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया फिर? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का नागरिक को मौलिक अधिकार बना दिया। अभी तो देख रहे हैं कि हर घर में हम झंडा, हर घर झंडा चल रहा है, हर घर में झंडा फहरा सकते हैं। अपने मतलब अपने गाड़ियों में झंडा लगा रहे हैं, हर जगह कहीं पे भी हम अपने झंडे को यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके तहत आया था? इसको क्या हुआ? इसको नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया गया था। ये कौन से अनुच्छेद के तहत आया था? क्या क्या है ऑप्शन में देखिए। संविधान का अनुच्छेद 14, 19(1) का ए, संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 25, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे जो प्रेस की स्वतंत्रता था वैसा ही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में इसे किया गया है, ठीक। 19(1) का जो ए है उसमें, जिसमें हमने प्रेस की स्वतंत्रता जो लिया हुआ है, वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के अंदर, उसी में ही कौन सा है? ये भी हमारे मौलिक अधिकार में है कि हम राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, ठीक है। और ये किसमें था? जो जिंदल जी थे, उन्होंने इसके लिए फाइट किया था कि ऐसा हम फहरा सके। तो ये फिर ये सक्सेस हुआ उनका ये फाइट, और अब ये परमिशन मिल गया है, मौलिक अधिकार में ऐड हो चुका है कि अब हम झंडे को अपने घर के ऊपर फहरा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ठीक, ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता?
ऐसे देखो तो ये मौलिक अधिकार है, किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, जहाँ पे हम कुछ भी किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसका, वो भी स्पेसिफाई है। जैसे कि भारत की संप्रभुता, हम ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते जिससे कि जो हमारी भारत की संप्रभुता है वो विखंडित हो या वो भंग हो, है ना। तो दूसरी लोक व्यवस्था, जो लोक व्यवस्था है उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, न्यायपालिका का अपमान नहीं कर, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम अपमानित नहीं कर सकते, जिसको हम भंग नहीं कर सकते, जिसे तोड़ नहीं सकते। अगर हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ये तो इसके पीछे कानूनन कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, फाइन भी लग सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है, ठीक है, तो ये कानूनी तौर पे ये गलत है। तो ऐसी किसी कंडीशन में क्या होता है, जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे रोका जा सकता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अवांछनीय आलोचना करना, मतलब किसी की ऐसे अवांछनीय अपन आलोचना करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं तो वैसे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उस पर कोई रोक लगाया नहीं जा सकता, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, अवांछनीय जो आलोचना है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। हम किसी सरकारी चीजों का, जैसे न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते, है ना, लोक व्यवस्था जो है पहले से व्यवस्था बनी उसका अपमान नहीं कर सकते, उसके उसके लिए उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन जो अवांछनीय आलोचना है इसके लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है, ये हम इसकी हमें छूट है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिर से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर है, तो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कल इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से पॉइंट है 19 में, ए बी सी डी ई एफ तक है, और वो हम कल पूरा एक बार लिख के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक। ये क्या बोल रहा है, कौन सा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या था, हमने शॉर्ट में तो कल देख ही लिया था कि क्या क्या है, अनुच्छेद 19 क्या है, ये तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला चीज इसमें आ जाता है, ठीक। दूसरा है 20, अच्छा 20 और 21 का कल गड़बड़ हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया था, है ना, सॉरी फॉर दैट, कि कल मैंने 20 को 22 और 22 को 20 बोल दिया था, ठीक है। तो उसको अभी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ओके, इसको अपन करते हुए चलेंगे, इसको मैं बताती हूँ अभी। पहले 21 क्या है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो हमें हमारा जो प्राण है हम उसको उसकी रक्षा हक भी जो है ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इसे किसी भी तरीके से ऐसे त्यागा नहीं जा सकता, कानूनी तौर पे ही हो सकता है। जैसे कि मृत्यु दंड दिया गया तो उस पर कोई रोक नहीं है ना, वो जिस ऐसी कोई ऐसा कुछ गुनाह हुआ है जिसके लिए वो देना अनिवार्य है तो वो बिल्कुल दिया जाएगा। बट प्राण जो मृत्युदंड है वो भी ऐसे आसानी से नहीं देते हैं किसी को भी, उसके लिए कुछ लीगल ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें वो देना जरूरी है तो ही मृत्युदंड दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मृत्युदंड है, मृत्यु मतलब जो कानूनी तौर पे अगर किसी को किसी के प्राण लेने की बात की गई है तो सिर्फ वही पॉसिबल है, अदरवाइज उसको बिल्कुल भी हमारे संविधान में उसको पूरी तरह से बैन कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राण की और देह की स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करने की स्वतंत्रता है। इसीलिए जो मतलब इसमें हमको खुद को भी ये परमिशन नहीं है कि हम अपना खुद का प्राण ले सकें। इसलिए जो पहले सुसाइडल केस जो होते थे उसमें केस हो जाता था, अगर बच गए तो लंबा चौड़ा केस चला जाता था, है ना, उसके लिए भी केस चलते रहता था। तो ऐसी चीजें होती है। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में लिया गया है, आर्टिकल 21 में लिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 21। अच्छा, आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें मतलब जिस जिस तरीके से एक प्राण को नुकसान पहुंच सकता है वो सारी चीजें आर्टिकल 21 में ली गई है। जैसे कि स्वस्थ जल, स्वस्थ वायु, सोने का अधिकार है, अच्छा खाना खाने का अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये किस में लिया गया है, आर्टिकल 21 में लिया गया है, ठीक है। घूमने जाने का अधिकार, ये सब भी इसमें, विदेश यात्रा ये भी इसी में ही है, ठीक, इसमें आर्टिकल 21 में है। ये सारी चीज जिससे भी हमको हमारे प्राण की रक्षा करते बनता है वो सारा चीज इसमें आएगा, ठीक है। इसमें प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी वाली चीज है कि हम अपनी कुछ प्राइवेसी चाहते हैं जिससे कि हमारे हमको नुकसान है ना भाई, हमारा हमारा जो हमारी जो प्राइवेसी है अगर वो कोई भंग कर देता है, ठीक है, हमारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं या किसी भी तरीके से ऐसा होता है जिससे हमारे प्राण को खतरा हो सकता है या हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वो सारी चीज में किस में बैन लगा है, आर्टिकल जो है 21 उसके तहत ये सभी चीजों में बैन लगा हुआ है, ठीक। तो क्या बोला है,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में लिया गया है? आर्टिकल 21 में लिया गया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आर्टिकल 20 है, हाँ, आर्टिकल 20 और 22 को अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या है? 20 और क्या है? आर्टिकल 22। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, इसको मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, हल्का देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों में ना, मैंने क्या बता दिया, 20 में गिरफ्तारी, एक्चुअली गिरफ्तारी वाला किस में है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी, हो जाती है गलतियां, क्या करोगे, है ना। तो आर्टिकल 20 में क्या है? इसमें देखो 22 में क्या हुआ था? गिरफ्तारी की, अगर हमको ऐसे कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि वो हमको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना, कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है। हमको ये बिल्कुल ये समय दिया जाएगा कि हम अपने वकील से बात कर सकें। 24 घंटे के अंदर हमको अदालत में पेश करने का है कि भाई जिसको गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करो, उसको बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी चीजें किस में है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है, इसकी शब्दावली के अनुसार बोले तो क्या होता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक, ये चीजें किस में आती है? आर्टिकल 22 में आती है। ठीक है, इसमें वो भी आता है, नजरबंद वाली जो प्रक्रिया होती है वो भी आर्टिकल 22 में आता है। पहले में क्या है? गिरफ्तारी। ठीक है, गिरफ्तारी वाली बात कही गई है किसमें? 24 आवर के अंदर आपको इसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। हाँ, जैसे कि कहीं से यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा इसमें काउंट नहीं होता है ना। कहीं और से पकड़ के ला रहे हैं, पता चला 24 घंटे तो ट्रैवल में ही हो गया, तो फिर तो वो तो उसको अपना वो लगा देगा, भाई मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे को तो अभी तक आप लेके नहीं गए हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपना ट्रैवल का समय रहता है उसको काउंट नहीं करते, और छुट्टियों को काउंट नहीं करते। पता चला सैटरडे शाम को पकड़े हैं, लाते तक आधा रात बीत गया, दूसरे दिन संडे है, फिर वो बोलेगा संडे को मेरे को मत ले जाओ, मैं तो मतलब मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे को अभी तक आप पेश नहीं किए हो। तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि तो छुट्टियों को और ट्रैवल के समय को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, ये 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है इनको अपने वकील से, हमको अपने वकील से बात करने की परमिशन है कि वकील से बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, दूसरा क्या है? नजरबंद वाली प्रक्रिया। नजरबंद कैसा होता है कि मतलब हमारी सुरक्षा के लिए, जैसे कि कहीं पे बहुत सा कुछ सम्मेलन हो रहा है या कुछ आगे कुछ अच्छी चीजें होने वाली है ना, तो उस टाइम में ऐसे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है जो इसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं या किसी तरह से लड़ाई झगड़े लूट मार जैसी कोई चीजें कर सकते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को भंग कर सकते हैं, तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, अभी भी देखिए, जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और वहां के आसपास के एरिया में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं जो उस चीजों को भंग कर सकते हैं, वहां लड़ाई झगड़े कर सकते हैं और कुछ भी हथियार यूज कर सकते हैं, ऐसा लगता है, तो उन लोगों को पहले नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका समय कितना होता है? 3 माह, मैक्सिमम 3 माह तक उनको नजरबंद करके रखा जा सकता है, उनको बिना बताए कि आपका गुनाह क्या है। उनको नहीं बताया जाएगा उसका गुनाह क्या है, बस उनको नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक, तो ये भी किसमें दिया है? ये आर्टिकल हमारे 22 में है, और मैक्सिमम कितने माह? 3 माह तक। पहले ये बहुत लंबा लंबा था, बट उतना डिटेल में भी हम नहीं जाते हैं, है ना, उसको तो आप पढ़ ही लिए होंगे कि पहले तो 6-6 महीना तक भी नजरबंद करके रखते थे, लेकिन अब उसको संशोधित करके 3 माह किया गया है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये कौन सा है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, तो आप किसी चीज को कुछ अपराध किसी ने किया है तो उसके लिए दोष सिद्धि का इसके मतलब आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, इसके 3 पॉइंट है अलग अलग। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या कहा गया है? पहले पॉइंट में ये कहा गया है, मतलब दोष सिद्धि मतलब क्या है कि जैसे किसी ने कोई गुनाह किया है ना, उसे गिरफ्तार किया गया है, उसने कुछ गुनाह किया है, तो उसके उस गुनाह के लिए भी उसके पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। जैसे कि पहले वाले में क्या है कि एक बार आपने जो गुनाह किया है उसको, मतलब जो एक बार जो गुनाह हो चुका है उसके लिए आपको उसी समय जो कानून था वही देंगे, मतलब उस समय जो कानून के तहत जो सजा देने का प्रावधान था उनको वही सजा दिया जाएगा, आज के अनुसार नहीं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होगा, पुराना कोई सजा था, 1 साल पहले उनको सजा हुई थी, है ना, 1 साल पहले उनको जेल में बंद कर दिया गया था, जेल में बंद किए थे, तब का जो कानून था उस हिसाब से उनको जो सजा मिलनी थी वो थी, मान लो 20 साल तक उनको जेल में बंद रखा जाएगा। 1 साल बाद केस तो चल ही रहा है ना, क्लियर तो हुआ नहीं है वो, अगर 1 साल बीत गया और 1 साल बाद का नियम बदल गया कि नहीं, उस गुनाह के लिए तो उसको 50 साल तक 40 साल तक अंदर रहना है,
बंद कर देना है। तो अब ऐसा नहीं है कि आज के 1 साल बाद का जो कानून बन गया उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगा। इसको जो 1 साल पहले उसने जो गुनाह किया था और उस समय जो उसका जो भी कानून का जो प्रावधान था सजा देने का, उसको उसी अनुसार जो है सजा मिलेगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक क्राइम के लिए एक सजा, है ना, एक क्राइम के लिए एक ही सजा मिलेगी, एक ही तरह का दंड दिया जाएगा, उसको दो दो दंड नहीं दिया जाएगा। तो एक क्राइम के लिए एक सजा वाला किस में है? नंबर 2 में, नंबर सेकंड नंबर पे इसको दिया गया है। ठीक है। तीसरा क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाही, मतलब उसको आप किसी भी जिसको भी, हाँ, मतलब जिसको भी सजा मिलने वाली है, मतलब किसी भी इंसान को खुद का गवाही खुद देने का अधिकार नहीं है। जैसे उसको अगर किसी तरह फोर्सफुली, कभी कभी होता है ना, फोर्सफुली उसको फोर्सफुली बोल दिए कि नहीं हमने, हाँ मैंने गुनाह किया है, उसको स्वीकार करने के लिए कि गुनाह को अपने स्वीकार करिए, तो वैसा किसी भी तरह किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो वो किस में है? आर्टिकल 20 के थर्ड में है। तो ये क्या है? ओवरऑल अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? ये अपराध के लिए दोष सिद्धि है कि एक इंसान अगर कोई अपराध किया है तो उसको किस किस तरह से सजा हो सकता है, ये वो चीज है। और दूसरा आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी है कि किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है। चलिए, तो ये 20 और 22 जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा क्या है? आर्टिकल 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? तो विदेश यात्रा, अभी हमने देखा विदेश यात्रा के लिए क्या था, तो आर्टिकल 21 ही है जो हमारे विदेश यात्रा के लिए है कि विदेश जाना है, अगर हम इच्छुक है विदेश जाने के, हमारे पास हमारा वीजा पासपोर्ट है, तो हमको कोई रोक नहीं सकता विदेश जाने से। ठीक है। और ये वाला हुआ कब था? तो ये मेनका गांधी वाले केस में हुआ था। ठीक है। एक बार उनको जाने से रोक दिया गया था, तो तब उन्होंने फिर इसके लिए इसका केस लड़ा और फिर वो फाइनली हमारे मौलिक अधिकार में ये ऐड हुआ कि क्या है? विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 21 में। ठीक। और ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। नहीं, राइट टू प्राइवेसी अलग है, बट ये उसके अंदर ही आएगा, किसके? आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा। ठीक है। चलिए, ये तो मैं बता भी चुकी हूँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार मतलब क्या हुआ? एक सेकंड। निजता का अधिकार का मतलब भी प्राइवेसी ही होता है ना? निजता का मतलब होता है प्राइवेसी। तो निजता का अधिकार किस में है? प्राइवेसी का। तो ये भी तो अपन देख ही चुके हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 इसी को बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। ठीक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अब ये भी हमारे एक तरह से देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि नया नया केस हो जाता है, भैया अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं करने दी, लड़की से शादी नहीं करने दी, तो भी प्राण को खतरा हो जाता है इसमें। ठीक है। तो ये भी जो है अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का जो हमको अधिकार प्राप्त है, ये भी हमारे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही आता है ये भी। ठीक है। तो आर्टिकल 21 में बहुत सी चीजें हैं अपने खुद के। चालू है ना? ठीक है। तो इसके में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही आएगा। काफी डिस्कशन हो गया है तो डिटेल में नहीं जाते हैं, चलेगा ना अभी? ठीक। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? क्या चीज नहीं आता है बोल रहे हैं। ठीक है। 21 में क्या चीज नहीं आता है? 21 को तो काफी डिस्कस कर लिया, देख लेते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, तो चिकित्सकीय सहायता तो आता है, उसको सहायता नहीं देंगे, उसको कुछ हो गया, उसके प्राण को खतरा हो गया, तो चिकित्सकीय सहायता ये तो बिल्कुल आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तो ये किस में आ जाएगा? राइट टू प्राइवेसी में आ जाएगा, है ना, कि महिलाओं को उनके प्राइवेट जो उनकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन किया गया, या कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो वो सारी चीजें भी किसके होगा? आर्टिकल 21 के तहत ये आएगा। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्राण को खतरा है ये, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक। तीसरा, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो हमको स्वस्थ पानी, स्वस्थ जल, स्वस्थ वायु और स्वस्थ भोजन, ये तीनों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में है। तो ये भी सही है। तो ये तीन चीज तो हो गया। मृत्युदंड,
मृत्युदंड जो है ये आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है ना। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, किसी को मृत्युदंड दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाएगा। तो लोग गुनाह करेंगे, बड़े बड़े गुनाह करने के बाद भी उनको वैसी सजा नहीं मिल पाएगी, इसलिए मृत्युदंड को आर्टिकल 21 में नहीं लिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए होंगे, वो सभी हमारे योगेन साहू क्लासेस का जो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा जरूर। ठीक है, और अगर आप हमारा ये जो कोर्स है ये परचेस करना चाहते हैं, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें जाके फुल CGVAPM का कोर्स है और ईडीओ की जो क्लासेस चल रही है वो भी है। ठीक है, तो उसमें आपको वहां से मिल जाएगा, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से टेस्ट सीरीज भी आता है, वो भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसमें जो फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे शो होता है उस पर आप फ़ोन करके सारी डिटेल वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या था, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या लिए है, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने के स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और वित्तीय या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या अधिकार है, कि जैसे कोई भी आपातकाल लग जाता है ना, कल मैंने बताया जैसे सशस्त्र बल, मार्शल आर्ट, ऐसे कोई लग गया या कोई बीमारी हो गई, कोविड जैसा कुछ आया था, तो उस समय क्या होते हैं कि आप, ये तो बिल्कुल गलत जाएगा कि आप देश के एक भाग से दूसरे भाग में कहीं पे भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकते, है ना। हमने कोविड में ही अभी रिसेंटली यही देखा है कि हम यहाँ से वहाँ किसी भी जगह पे जा नहीं सक रहे थे, सब टोटली बैन था, आप जहाँ पे हैं आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो हमारी जो घूमने की स्वतंत्रता था, अधिकार था, वो वहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो एक मौलिक अधिकार वहाँ पे लैप्स हुआ था। बहुत लोग एक साथ बात नहीं कर सकते, वाक अभिव्यक्ति, तो ऑटोमेटिक ऐसा कोई भी चीज हो रहा है जिसमें आपको बोलना नहीं है, मतलब ऐसे कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते एक जगह खड़े होके, तो उसमें हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण, ये तो सेम हो गया कि आप कहीं पे भी घूम नहीं सकते ऐसी किसी स्थिति में। वित्तीय एवं उपजीविका की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 ही है, तो ये भी खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। अब ये क्या होता है, इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो किसी भी ये भी हम लोग शायद कल था हमारे क्वेश्चन में कि आपातकाल की स्थिति में, कोई भी आपातकाल या किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ठीक है, ये दोनों कभी भी खत्म नहीं होता, है ना, ये कभी भी निरस्त नहीं होता, ये हमेशा एक्टिव कंडीशन में होता है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, ये किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होता। आर्टिकल 20 भी वैसी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होता। क्या है, दोष सिद्धि वाला जो था, है ना, कि आपको किसी भी दोष के लिए, मतलब जो भी आपको सजा दी जा रही है उसका क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से पॉइंट पे आप अपना अधिकार रख सकते हैं, वो किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 ये हर कंडीशन में एक्टिव रहता है। तो क्या होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये इसका आंसर होगा कि आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अच्छा, ये किसमें है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे ये शिक्षा का अधिकार, ये किसमें है, हमारे मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया पहले, है ना, बाद में जोड़ा गया, सॉरी, ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को निश्चित रूप से उनको शिक्षा देना होगा। ठीक है, फ्री में उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, इस समय तक उनको शिक्षा देना एकदम अनिवार्य है। 14 ईयर्स तक की एज तक कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए हर एक बच्चा। ठीक है, और ये पालक का कर्तव्य भी है, कर्तव्य में कि पालक का कर्तव्य है कि उसको पढ़ाना है इतने साल तक, और ये उनका बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये किसमें है, आर्टिकल 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में इसको जोड़ा गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, क्या है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 ए में। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था, तो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था
86 नंबर का संविधान संशोधन कब का है? 2002। तो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 जो है, इसके तहत इसको जोड़ा गया किसमें? आर्टिकल 21A में। ठीक है। 86 जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 का, तब आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था किसमें? हमारे मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में क्या था ये? 6 to 12 ईयर तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ये मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए आर्टिकल 21A 86 संविधान संशोधन 2002। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन के करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब देखिए वो क्या था? शिक्षा का मौलिक अधिकार था। ठीक है, जो कब का था? 2002, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। अब ये क्या है? शिक्षा का अधिकार जो बोला जा रहा है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आया था, ये कब था? ठीक है, तो ये बना कब था? राइट टू एजुकेशन आया कब था? ये 2009 में बना था। ठीक है, 2009 में इसको बनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 2010 में जाके ये लागू हुआ था। और कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ऐसे तो याद हो सकता है, जो नया सेशन होता है स्टार्ट होता है मार्च में एग्जाम देने के बाद, अप्रैल में जो एग्जाम क्लासेस स्टार्ट होती है ना, तो बिल्कुल जब नया सेशन स्टार्ट होगा तभी तो पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अप्रैल में होता है, बाकी अगस्त अक्टूबर दिसंबर में तो होता नहीं है। यहाँ तो एग्जाम से स्टार्ट हो जाए रहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाले। तो 1 अप्रैल 2010 जो है, इसमें क्या हुआ था? शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन 2010 में। ठीक है, 2010 में ये लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बना तो 2009 में था। तो आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। चलिए, दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा ना, वो कब का है? वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष आएगा तो अपन को वो वाला लेना है। ठीक, कौन सा? 86 संविधान संशोधन 21A में जिसे जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से कि राज्य से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये तो सही है, कथन कारण वाला है, बिल्कुल सही है, ये करेगा ही। दूसरा क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही होगा, है ना। शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार के रूप में है, मौलिक अधिकार में से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन दोनों ही सही है और ये उसका स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो ए और दो दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? अब ये क्या हो गया? शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हमने कहां तक कर लिया है? आर्टिकल 22 तक तो हम देख चुके हैं, है ना। अब आर्टिकल आता है आर्टिकल क्या है? 23 एंड 24।